नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने तक्षशिला परिवार में। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने जो रीजनिंग में जो क्लास स्टार्ट की हुई है वो ब्लड रिलेशन की हुई है, ठीक है ना। तो अब तक हमने जो ब्लड रिलेशन की क्लास आपको दी है, यूट्यूब चैनल पर डाली है, तो वो हमने अब तक एक ही क्लास अपलोड की है, ठीक है बच्चों। तो आज की जो क्लास है बेटा, ये यूपी पुलिस 2023 के लिए जो महारथी बैच हमने यूट्यूब पर लॉन्च किया हुआ है, तो उसी के लिए जो है ये ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध प्रश्नों की दूसरी क्लास है। तो बेटा, मुझे आशा है कि आपको पहली क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। तो ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा थोड़ा सा चेंज करके अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर इस चीज को सीख लोगे तो बच्चों, आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्पीड के साथ जो है अपने एग्जाम में क्वेश्चन को अंजाम दे पाओगे। वरना तरीके तो बहुत सारे हैं क्वेश्चन को करने के। बात समझ में आई? तो चलिए बेटा, क्लास को और जो है क्लास को शुरू करते हुए करते हैं फिर एक क्वेश्चन के साथ, शानदार से क्वेश्चन के साथ जो आपको दिख ही गया होगा, ठीक है। तो अब तक बेटा हमने केवल 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के सॉल्व किए और साथ में हमने पूरा कंप्लीट कंसेप्ट जो है पढ़ लिया था, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़िएगा, तो मैं भी पढ़ लेता हूं एक बार क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है समझने का प्रयास करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है बेटा कि जो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो बेटा पूरे चैप्टर में, ब्लड रिलेशन के चैप्टर में केवल 2 ही कंसेप्ट है जो मैं आपको बता चुका। पहला कंसेप्ट जेंडर का है, दूसरा कंसेप्ट जो है जनरेशन का है। तो पहला कंसेप्ट जो जेंडर का है, अगर मेल होगा तो उसको तो रेक्टेंगल में बंद करो या फिर उसको ट्रायंगल में बंद करो, लेकिन अगर फीमेल है तो सर्किल में बंद करना है। जनरेशन अगर सेम है तो हॉरिजेंटली डायग्राम बनाओगे और अगर गैप है तो वर्टिकली ही डायग्राम बनाओगे। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन में कहा गया बेटा ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है तो ए का जेंडर क्लियर हुआ, और ये बी का भाई है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कहा गया सी ए का पिता है, तो सी किसका पिता है बेटा? ए का। अगर सी जो है ए का पिता है तो सी ए का पिता है तो बी का भी तो पिता होगा, तो इसका मतलब सी ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा। अगला पॉइंट है डी ई का भाई है, तो डी किसका भाई है बेटा? ई का। अब मुझे बताओ डी और ई यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई दिया, आप कहोगे नहीं सर, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट को मात्र 1 सेकंड के लिए स्किप कर दो, आप अगली लाइन पढ़ो, ठीक है ना। ई बी की पुत्री है। अब जो ई है वो किसकी पुत्री है बेटा? बी की। तो बी यहाँ पे है तो ई की पुत्री, वो जो बी है, बी की पुत्री कौन है? ई। ई बी की पुत्री है, इसमें लिखा हुआ है ई जो है बी की पुत्री है। इससे पहले वाला जो पॉइंट हमने स्किप किया था बेटा उसको पढ़ो। डी जो है ई का भाई है। अब डी किसका भाई था? ई का। तो डी जो है ई का भाई था, डी को आपको इधर ही बनाना है, इधर अगर बनाओगे तो डी जो है ए का पुत्र हो जाएगा। तो इसलिए ई का भाई कौन है बेटा? डी। तो डी को इधर ही रखोगे क्योंकि डी जो है इस बी का पुत्र कहलाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? तो ये बन गया हमारा ट्री। तो ट्री जितनी साफ सुथरी होगी क्वेश्चन उतना ही जल्दी निकाल पाओगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बी का डी से क्या संबंध है, तो बी का डी से क्या संबंध है। तो पहले सवाल का उत्तर आ गया हमारा, जो पहला सवाल है कि बी का डी से क्या संबंध है। तो बी के बारे में पूछ रहे हैं बेटा। आप लोग बच्चे गलती यही करते हैं कि पूछता कुछ और है, तुम जवाब दे तो कुछ और हो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बी का डी से क्या संबंध है, यानी कि बी के बारे में पूछ रहा है कि बी का रिश्ता क्या है डी से, कि बी क्या लगेगा डी का। तो भाई बी का तो कुछ पता ही नहीं, बी का तो कुछ पता है ही नहीं कि मेल है कि फीमेल है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो बी होगा वो डी की माँ भी हो सकती है, जो बी होगा वो डी का पिता भी हो सकता है। तो हमारे पहले सवाल का उत्तर है बेटा माँ या फिर पिता। तो पहले सवाल का उत्तर हुआ ये तो माँ होगी या फिर पिता होगी। अब दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है बेटा कि डी के अंकल कौन है, डी के अंकल कौन है, डी के चाचा कौन है। बात समझ में आई? अगर बेटा ये माँ हुई ना तो जो ए है ये भाई लगेगा, किसका? बी का। तो इसका मतलब ये होगा कि डी का मामा लगेगा। लेकिन अगर ये आदमी हुआ, इनके मेल हुआ, तो ये फिर भी भाई लगेगा। तो इसका मतलब किसका? बी का। तो इसका मतलब ए जो है अब की बार डी का चाचा हुआ। तो अंकल जो रिलेशन दे रखा है ये इंग्लिश का रिलेशन है, और ब्लड रिलेशन में अंकल जो है मामा चाचा फूफा ताऊ सबके लिए अंकल बोलता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो ए है वो डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल कौन होगा बेटा? ए होगा। तो हमारे दूसरे सवाल का उत्तर आया ए, ठीक है ना। तीसरा सवाल क्या बना हुआ है? तीसरे सवाल में क्या पूछा हुआ है? तीसरे सवाल में पूछा हुआ है बेटा डी का बी से क्या संबंध है, कि डी का बी से क्या संबंध है, यानी कि डी के बारे में पूछ रहा है अब की बार कि डी क्या लगेगा बी का। तो डी लगेगा बेटा पुत्र,
डी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा बी का। तो तीसरे सवाल का उत्तर हुआ हमारा ये। तो उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, देखिएगा। तो 7वां क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं अभी। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ है। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है। ए और ई एफ के पुत्र हैं। डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की। बी ए का पुत्र है। तो इसमें बेटा 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ है। कितने सदस्य है, ए बी सी डी ई और एफ है, 6 सदस्य है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब अगर 6 लोग हैं तो इस 6 लोग में से 3 तो मेल होंगे और 3 ही फिर फीमेल होगी। क्यों, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है या पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है, ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसका मतलब 3 ही आदमी है और 3 ही महिलाएं हैं। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और ई एफ के पुत्र हैं। ए और ई एफ के पुत्र हैं। तो एफ के पुत्र कौन कौन है बेटा, एक तो ए है और एक ई है। पुत्र कौन है, पुत्र है ए और ई। तो इसका मतलब इनको हमने ट्रायंगल में कैद कर दिया कि जो ए है और ई है वो एफ के पुत्र है। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं भाई। डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट और दे रखा है कि जो डी है ना वो 2 बच्चों की मां है, जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। लेकिन डी मां है। डी कौन है, मां है। किसकी, 2 बच्चों की, एक लड़का और एक लड़की की। ये दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि बी ए का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, ए का। अब बी किसका पुत्र है बेटा, ए का। इधर तो बी और ए नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे ए दिखा हुआ है कि जो बी है ना वो ए का पुत्र है। तो बी ए का पुत्र है। तो बेटा 3 लोग हो गए कि नहीं, 3 आदमी हुए कि नहीं। तो इसका मतलब महिलाएं भी 3 थी और आदमी भी 3 है। तो आदमी कौन कौन है, ए ई और बी, ये 3 आदमी है। तो महिलाएं भी 3 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ एफ एक महिला है, एफ एक महिला है, एक महिला डी है, एक महिला एफ है, एक महिला डी है, ठीक है ना। तो एक जो लड़का है बेटा वो इन्हीं में से ही कोई सा एक है। लेकिन आप अच्छे से समझते हो कि इन दोनों बच्चों की मां तो डी है। तो इसका मतलब यहां पर ना तो ए आ सकता और ना ई आ सकता। तो कौन है फिर इस बात का मतलब, ये कौन है फिर, बी है इस बात का मतलब। क्लियर होगी बात कि जो डी माता बनेगी वो बी की बन सकती है, क्योंकि ए का अगर बच्चा बी है, ए का पुत्र अगर बी है, तो ए ने शादी कर रखी होगी किससे, डी से। और डी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़की इसी डी की है। बचा कौन बेटा, सी बचा। तो सी यहाँ पे आ गया। तो 3 लड़की होगी, यानी कि 3 महिलाएं होगी और 3 क्या हो गए बेटा, पुरुष हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 6। अब हमारे सवाल का उत्तर क्या है, सवाल में क्या क्या पूछ रखा है, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सी का ए से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सी का ए से क्या संबंध है। तो आप मुझे बताओ, ए का जो है बेटा बी है और बी की बहन क्या लगेगी, सी लगेगी। तो ए का क्या संबंध होगा, सी से, पिता होगा। और सी का क्या संबंध होगा, ए से। तो सी जो है ए की पुत्री होगी। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सी का ए से क्या संबंध है। तो सी क्या लगेगी, ए की तो पुत्री लगेगी। तो इसका मतलब पहले सवाल का उत्तर जो होगा बेटा वो पुत्री होगी। बात समझ में आई। दूसरा सवाल क्या होगा, सी का ई से क्या संबंध है। सी का ई से क्या संबंध है। तो सी क्या लगेगी, ई की। तो भाई की लड़की है, तो भाई की लड़की है तो सी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी ई की। सी क्या लगेगी, ई की भतीजी लगेगी। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया बेटा, भतीजी हो गया। बात समझ में आई। तीसरे सवाल का उत्तर देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, एफ का सी से क्या संबंध है। एफ का सी से क्या संबंध है। तो बेटा सी के पिता की मां है और पिता की मां अक्सर दादी कहलाई जाती है। तो इसका मतलब क्या होगी, दादी। तो तीसरे सवाल का उत्तर बेटा हमारा दादी होगा। तो जिस बच्चों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी, तो जिन बच्चों की ट्री ए बनी होगी वो बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को अंजाम देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़िएगा दूसरा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन पढ़ो जल्दी तब तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, बी पी का पति है,
क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, ई पी की सास है, तब बी का डी से क्या संबंध है, सवाल में ये पूछा है। तो समझिएगा, बी जो है पी का पति है, तो बी ने शादी कर ली बेटा किससे, पी से, तो बी ने पी से शादी कर ली, तो बी पी का पति कहलाया। और क्यू ई का इकलौता पोता है। अब मुझे बताओ क्यू और ई यहाँ पे है नहीं, क्यू जो है ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, तो इसका मतलब जो है ई का इकलौता पोता है जो कि का मतलब ई के लिए बोला गया है, तो ई जो है डी की पत्नी है, तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए स्किप कर जाओ। ई जो है पी की सास है, ई जो है पी की सास है, और सास का मतलब होता है पति की माँ, तो इसका मतलब ई यहाँ पे होगी, और ई जो है पी की सास है। और अब जो हमने पॉइंट को स्किप किया था उसको दोबारा पढ़िएगा, क्यू ई का इकलौता पोता है, तो ई का इकलौता पोता यानी कि बेटे का बेटा, तो क्यू यहाँ पे आ गया कि नहीं, क्यू जो है ई का इकलौता पोता है जो कि यानी कि सेकंड पर्सन के लिए इंडिकेट हुआ, जो कि का मतलब हो यहाँ पे ई से है, और ई जो है डी की पत्नी है। ई किसकी पत्नी है बेटा, डी की, तो ई ने शादी की किससे बेटा, डी से, तो डी जो होगा ई का पति कहलाया। आपको डी को इधर ही रखना है, इधर अगर कर दिया ना तो इसका मतलब पी जो है डी की पुत्री कहलाई जाएगी, यानी कि संबंध जो होंगे बिगड़ जाएंगे। बात समझ में आई, तो डी को बेटा इधर ही रखना है। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, तब बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, तो मुझे बताना है कि बी का डी से क्या संबंध है। तो बी का क्या संबंध होगा बेटा, बी क्या लगेगा डी का, तो आप कहोगे सर पुत्र लगेगा। लेकिन अगर सवाल में पूछता कि डी का बी से क्या संबंध है, तो बाप लगता पिता लगता, तो आंसर हमारा पिता होता। अगर इसी सवाल में ऑप्शन पिता भी हो पुत्र भी हो और सवाल पूछ ले कि बी का डी से क्या संबंध है, तो बेटा पुत्र बताना न कि पिता। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर ले, सारी की सारी ट्री सही बनाने के बावजूद भी आंसर पिता पे लगा के आ जाएंगे। ये नहीं देखने के कि वो बी का रिश्ता पूछ रहा है या फिर डी का रिश्ता पूछ रहा है। तो चीजों को समझते हुए काम करना है, न कि गलत करना। बिल्कुल तेजी में कभी गलत नहीं करना, बिल्कुल भी। बात समझ में आई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। तो ऑप्शन में देखो पिता भी है, पुत्र भी है, भतीजा भी है और पुत्री भी है, तो आंसर क्या लगाओगे, पुत्र लगाओगे, तो आंसर पुत्र होगा न कि पिता। बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि सवाल में जो पूछा गया है वो बी का डी से संबंध पूछ रहा है कि बी क्या लगेगा डी का, तो बी क्या लगेगा डी का, पुत्र लगेगा, तो पुत्र आंसर होगा, ठीक है। तो पिता पे मत लगा दियो गलती से भी, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, देखिए पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है देखते हैं भाई। ए बी का चाचा है, ए किसका चाचा है, बी का। ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है, सी पी की पुत्र वधु है। तो दो क्वेश्चन पूछे हुए, तब ए का पी से क्या संबंध है, पी का ए से क्या संबंध है। इस तरीके से दो सवाल आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं भाई। ए बी के चाचा है, ए कौन है, बी के चाचा। बी चाचा कौन होते हैं, पिता के भाई। तो ए जो है बी के चाचा है, तो पहले बी के पिताजी बनाओ और पिताजी के भाई बनाओ, तो ए जो हो गए वो बी के चाचा कहलाए। जो कि वर्ड किसके लिए बोला गया बेटा, बी के। सेकंड पर्सन होता है जो कि, तो जो कि सेकंड पर्सन को इंडिकेट करेगा। इनके बी सी की पुत्री है। अब बी किसकी पुत्री है बेटा, सी की। अब मुद्दा ये है कि सी ये है कि फिर इसने जिससे शादी की वो है, क्योंकि सी के बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया कि सी ये होगा या फिर इसकी पत्नी होगी सी। चलो पढ़ते आगे। कह रहा कि बी सी की पुत्री है, चाचा है जो कि, यानी कि बी सी की पुत्री है, सी पी की पुत्र वधु है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी जो है ना, सी जो है वो पी की पुत्र वधु है, तो सी तो फीमेल हुई, तो सी पुत्र वधु है, तो इसका मतलब इसने जो है ना इस सी से शादी की, और सी पुत्र वधु है किसकी, पी की। अब ध्यान से समझना, अब सी जो है पी की पुत्र वधु है, यानी कि इसके बेटे की वाइफ है, तो पुत्र वधु कहलाई। क्वेश्चन में कहा गया तब ए का पी से क्या संबंध है, तो ए का पी से क्या संबंध है, तो मुझे बताइए ए का पी से क्या संबंध है। तो आपसे जानने की कोशिश की गई है ए क्या लगेगा पी का, ए जो है पी का क्या लगेगा, तो आप कहोगे सर पुत्र लगेगा। ए का पी से क्या संबंध है बेटा, पुत्र है। पी का ए से क्या संबंध है, अगर आपसे पूछ रहा है कि पी का ए से क्या संबंध है, कि पी क्या लगेगा ए का, तो बेटा पिता भी लग सकता है और माँ भी लग सकती है। तो दूसरे सवाल का उत्तर हो गया बेटा पिता या फिर माँ। पहले सवाल का उत्तर कितना है बेटा, पुत्र। दूसरे सवाल का उत्तर क्या आया, दूसरे सवाल का उत्तर आया पिता या फिर माँ, क्योंकि हमें पी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि पी जो है मेल है या फिर फीमेल है। बात समझ में आई। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 10वां।
तो 9 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़िएगा तब तक, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो सकता है समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, समझते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जीडी के 2021, जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक शानदार और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके तुम खुद एक बार बनाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। चलिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन में क्या गया है देखते हैं। कह रहा कि एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य है, तो कितने सदस्यों का परिवार, वो 9 सदस्यों का। सी डी ई एफ जी एच आई जे और के है। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, तो विवाहित जोड़े 3 कपल है, इसका मतलब विवाहित जोड़े कितने हैं, 3। डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। कह रहा कि डी शिक्षक है और ई और एफ का भाई है। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं कि जो डी है ना वो शिक्षक है, टीचर है, और किसका भाई है, ई और एफ का भाई है, कि ई और एफ का भाई है। तो हमें डी का जेंडर क्लियर हो चुका, क्योंकि डी जो है ई और एफ का भाई भी है और साथ में शिक्षक भी है। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास आ चुका। मैंने यहाँ से शुरुआत नहीं की, अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वो मैंने पॉइंट के रूप में लिख ली, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। जी आई की माँ है, जी किसकी माँ है बेटा, आई की माँ है। तो ये भी पॉइंट हमने बना के लिख लिया कि जो जी है ना वो किसकी माँ है बेटा, आई की माँ है। तो ये लिख दिया मैंने, जी आई की माँ है। कह रहा कि जे सी की पत्नी है, जे सी की पत्नी है और सी आई के दादा है। देखो कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे कि जे और सी, जे जो है सी की पत्नी है और जो सी है वो आई के दादा भी है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जे सी की पत्नी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जे जो है किसकी पत्नी है बेटा, सी की। तो जे सी की पत्नी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो जे है ना वो सी की पत्नी है। आगे लिखो, आगे देखो क्या है, और सी आई के दादा है। सी अगर दादा है, दादा तभी बनेगा बेटा जब इसका बेटे का बेटा हुआ होगा या बेटी हुई होगी। तो यहाँ पे सी जो है आई के दादा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आई आ गया। तो आई के दादा कौन कहलाए बेटा, सी। अब आई का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि आई कौन है, यानी कि बेटे का बच्चा जो होगा वो पोता कहलाएगा, यानी कि सी जो है आई के दादा, यानी कि बाप का बाप हो गया, ठीक है ना। सी आई के दादा हो गए। अब यहाँ पे जो ये पता है मुझे कि जो जी है वो माँ है किसकी, आई की। अगर जी माँ है तो जी ये तो हो नहीं सकती, इसका मतलब इसने शादी किससे करी, जी से शादी करी, तो जी जो है आई की माँ कहलाई। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई, है ना। आगे बढ़िएगा। ई सी की इकलौती पुत्री है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो ई है ना वो सी की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब ई जो है ना पुत्री है, इकलौती। तो ई सी की इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पे आ गया बेटा ई, कि ई जो है सी की इकलौती पुत्री है। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि यहाँ पे जो पुत्र बनेगा वो पुत्र कौन होगा, एफ या डी होगा, क्योंकि ई के बारे में तो पता चल चुका कि जो ई है वो सी की जो है इकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब जो एफ होगा ये पुत्र कहलाया। लेकिन एफ यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, अभी तक नहीं पता चल पाया कि डी है इधर या इधर डी है, अभी तक नहीं पता चल पाया। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन में दे रखा है के एफ और एच की पुत्री है। जो के है वो एफ और एच की पुत्री है। के किसकी पुत्री है, एफ और एच की। अगर बेटा मैं एफ को यहां लगा दूं तो एफ और एच, एच तो यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि यहां तो जी है, तो इसका मतलब एफ तो यहां आ नहीं सकता, तो एफ इसका मतलब यहां पे है। और एफ ने शादी किससे की, एच से शादी की। एफ ने शादी किससे की, एच से शादी की, कि जो के है वो एफ और एच की पुत्री है। तो के जो है पुत्री हुई किसकी बेटा, एफ और एच की पुत्री कौन हुई, के हुई। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिएगा, के एफ और एच की पुत्री है। शिक्षक की पत्नी कौन है, सवाल में केवल इतनी सी बात पूछी गई है कि शिक्षक की पत्नी कौन है। तो मुझे ये बताओ मेरी चांद, मुझे ये बताओ कौन बचा, डी तो बचा, डी केवल यहां पे आ गया तो ये टीचर हो गया। और सवाल में ये पूछा गया कि बताइए शिक्षक की पत्नी कौन है, तो शिक्षक की पत्नी कौन हुई बेटा, जी हुई। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो जी होगा, और यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो आपका है वो आंसर है। क्लियर हुई बात, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिएगा, नोट कर लो एक बार ट्री को। तो यही सवाल में पूछा गया था कि बताइए शिक्षक की पत्नी कौन है। तो इतना सा सवाल तुम्हारे एग्जाम में 2021 के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो एक छोटी सी बात और बता दूं कि जीडी के एग्जाम होंगे अभी थोड़े दिन बाद, फिर से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो जीडी के जो एग्जाम होते हैं बेटा उसमें हिंदी, इंग्लिश, वो हिंदी और मैथ और रीजनिंग और जीएस, ये 4 पोर्शन पूछता है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, या तो हिंदी ले लो या फिर जो है इंग्लिश का एग्जाम दे लो। तो बेटा मेरे हिसाब से तो हिंदी आसान है इंग्लिश के मुकाबले, ठीक है ना। क्योंकि जो हिंदी है, हिंदी तो केवल
बिल्कुल ये समझ के चलो कि जो हिंदी है बिल्कुल ना के बराबर आती है, कुछ नहीं आती बिल्कुल हिंदी में। फ्री के नंबर देने के लिए जीडी के पेपर में जो है ये हिंदी आती है एक तरीके से। लेकिन जो मैथ का लेवल है और जो रीजनिंग का लेवल है वो अच्छा लेवल रहता है, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग पे और जीएस पे अच्छी कमांड करना, ठीक है ना। जीडी के थ्रू भी आप एक अच्छी जॉब पे जा सकते हो, बढ़िया सीआईएसएफ की नौकरी निकलती है, या फिर जो है जोन सी भी मतलब बेल्ट की नौकरी में आप जाना चाहते हो, वर्दी का अगर शौक रखते हो तो आप जीडी के रास्ते भी आप जो है बेल्ट की नौकरी में घुस सकते हो, ठीक है। तो बेटा तैयारी रखना। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 100% आता है, देख भी लिया होगा, ये जीडी 2021 का ही क्वेश्चन है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ब्लड रिलेशन तो एक ऐसा चैप्टर हो गया कि ऐसा कोई सरकारी एग्जाम बचा ही नहीं जिसमें जो है ब्लड रिलेशन से सवाल ना तो। और मैं हर वैरायटी लेकर चलूंगा, क्योंकि हमें जो तीसरा टाइप है जो आजकल जो पूछा जाता है वो तीसरा टाइप पूछा जाता है। लेकिन तीसरा टाइप बेटा तुम तभी कर पाओगे ना जब पहले और दूसरे टाइप पर बढ़िया तरीके से कमांड हासिल कर लोगे। बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। अगला क्वेश्चन इसको आप नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ट्री का ही खेल है, पूरे चैप्टर में ट्री का ही खेल है, बस ट्री बनानी आ जाए एक बार, अच्छे तरीके से सीख लो एक बार ट्री बनानी। तो सवाल चाहे तुमने करा भी ना हो ना, अचानक से कोई नया सवाल आ गया वो भी आप करके जाओगे, वो छूटेगा नहीं आपका सवाल, ठीक है ना। चलिएगा प्रैक्टिस करो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, अगर छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लिया करो, तो डाउट वो है क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं कुछ डाउट छोड़ता नहीं, मैं बहुत ही धीरे धीरे समझाने का प्रयास करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई, 11वां क्वेश्चन क्या है। तो 11वां क्वेश्चन बेटा पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी या फिर 10 होगी, है ना। प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या क्या होगी? तो भाई कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट, यानी कि कम से कम, यानी कि कम से कम का मतलब है बेटा ज्यादा से ज्यादा चाहे कितने भी हो जाए, लेकिन कम से कम जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो कम से कम का मतलब केवल इतना ही होता है कि जो कंडीशन दे रखी है वो हर हाल में सेटिस्फाई हो, ज्यादा भले ही हो जाए पर इससे कम कुछ भी ना हो। बात समझ में आई? तो देखिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई है। तो मान के चलो मैंने एक लड़का ये बना लिया कि इसके भाई कितने भाई होने चाहिए? 4 भाई और 3 बहनें। तो 4 भाई बना लो पहले, तो ये हो गए 1 2 3 और ये 4 भाई हो चुके। और बहनें भी कितनी चाहिए भाई? बहनें भी 3 चाहिए। तो अगर मैं इस लड़के को उठाता हूं तो इस लड़के के ना 4 भाई है कि नहीं और 3 बहनें हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। अगर मैं इस वाले लड़के को लेता हूं तो भाई 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 भाई है और बहनें कितनी है? 3 है। अगर इसमें लड़के को लेता हूं तो 2 तो इधर है, 2 उधर है, 4 भाई हो गए और बहनें कितनी है? 3 है। अगर मैं इस लड़के को लूं तो 3 भाई इधर हो गए और 1 ये, 4 भाई हो गए और बहनें कितनी है भाई? 3 है। अगर मैं इस लड़के को लूं तो 4 भाई इधर और 3 बहनें इधर, कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन अगर मैं इस लड़की को लूं तो इस लड़की के भी तो कितने भाई होने चाहिए? कम से कम 4 भाई। तो बेटा कम से कम 4 तो है, ज्यादा भले ही हो जाए, कम से कम 4 तो है ना। कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? क्योंकि कम से कम का मतलब इतना ही होता है कि जो कंडीशन दे रखी हो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ज्यादा भले ही हो जाए पर इससे कम ना हो। 4 से कम ना हो बिल्कुल भी, 4 से ज्यादा हो सकते हैं भाई, लेकिन 4 से कम नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। मेरी बात समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आई, है ना। तो इस लड़की के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें। तो मुझे ये बताओ इस लड़की की 3 बहनें कहाँ हैं? 2 ही तो बहनें बची ना, तो इसका मतलब 1 बहन और बनानी पड़ेगी हमें, 1 बहन और बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब कम से कम 3 बहनें तो हो सकती है, लेकिन वो कम से कम 3 बहनें का मतलब है 3 तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, 3 से भले ही ज्यादा हो जाए बहन। मेरी बात समझ में आई? तो ये है बहन, इसके 4 भाई और ये 3 बहन। ये देख लो इसके 4 भाई हो जाएंगे और ये 3 बहन हो जाएगी, ठीक है ना। ये देख लो इसकी जो है 4 भाई इधर हो गए और बहन कितनी? 1 2 3। हर बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें कम से कम होनी चाहिए, भले ही ज्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम ये होना चाहिए। तो कह रहा कि परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या बताइए। तो परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या बेटा 9 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो लड़के, 1 2 3 4 4 लड़की, तो कुल आंसर हमारा कितना हुआ? 9 होगा। क्लियर हुई बात? तो ये इतना से था, है ना। यानी कि शब्दों के जाल में फंसाने की एक साजिश की गई एग्जामिनर के द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरे साथ पढ़ लिए तो आप बिल्कुल भी फंसोगे नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिएगा, नोट कर लिया आपने इसको।
तो शब्दों को पकड़ो, कम से कम अधिक से अधिक। इस बात का मतलब क्या होता है, इन चीजों को समझने का प्रयास किया करो, तभी अपने क्वेश्चन को हल किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ भाई, जल्दी से पढ़ो, जल्दी 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, और वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को एक बार तुम खुद बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपने कंसेप्ट वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, तो एक बार तुम खुद भी तो प्रैक्टिस करके देखिए, है ना, कि तुम पेपर में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो तुम प्लस और माइनस के चक्कर में घुसे हुए थे, पड़े हुए थे, उसको छोड़कर एक नया तरीका आपको सीखने को मिला, और जो इतना फास्ट मेथड है कि सवाल को एकदम से जो है झटके के साथ खत्म कर देगा। ठीक है ना, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए भाई, हम क्वेश्चन नंबर पे 12 पे आ गए भाई, 12वें क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, कह रहा कि एक परिवार में एक दादाजी है, एक दादी जी है, 2 पिता 2 माता है, 4 बच्चे हैं, 3 पोता पोती है, 1 भाई 2 बहनें हैं, 2 पुत्र है, 2 बेटियां हैं, 1 ससुर है, 1 सास है, 1 पुत्र वधू है। तब परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, कुल परिवार में कुल कितने व्यक्ति है, कह रहे कि 6 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, 9 व्यक्ति है। ये आंसर है आपके, ये ऑप्शन है मतलब आपके। ठीक है ना, तो सवाल जो है 4-5 लाइनों का है, एक तरीके से पेपर में खूब देखने को मिल जाता है इस टाइप के सवाल, तो इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन से भी बाहर चले जाएंगे, क्या लगे इतना बड़ा सवाल, इसमें तो सारे आदमी आ गए। तो बेटा तुम्हें ना ऐसे सवाल को केवल इस तरीके से अंजाम देना है, पहले तुम देख लो इस सवाल को अच्छे से पढ़ के कि इसमें कितनी जनरेशन है, कितनी जनरेशन है। तो बेटा दादा दादी है, और दादा दादी के बाद पिता माता आती है, और फिर उसके बाद तुम खुद आओगे, तो 3 जनरेशन का सवाल हुआ कि नहीं। और जब सवाल में ये बोल दिया कि एक दादाजी है और एक दादी जी है, तो तुम पहले दादा दादी बना लो। ये अगर दादा है और दादा ने शादी कर ली दादी से, तो इसका बच्चा ये होगा, इसने भी शादी की होगी किसी से। पोता पोती भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पोता पोती हुए, 3 पोता पोती कह रहा सवाल में। तो अब सवाल को स्टार्ट करो दोबारा से, कह रहा कि एक परिवार में एक दादाजी और एक दादी, अगर यहाँ पे तुम खुद हो तो दादा दादी होगे, एक दादा है एक दादी है, 2 पिता 2 माता। अब मुझे बताओ, एक तो पिता ये हुआ किसका, इसका पिता है, और एक पिता ये हुआ इन बच्चों का पिता है। तो कितने पिता, 2 पिता और 2 माता। भाई ये भी तो माता कहलाई ना इसकी, और ये माता इन बच्चों की कहलाई, तो माता कितनी होगी, 2 माता होगी, 2 पिता होगे। कंडीशन सेटिस्फाई। 4 बच्चे हैं, 3 पोता पोती है, 4 बच्चे हैं, 3 पोता पोती है। मुझे एक बात बताओ, 3 पोता पोती है, यानी कि 1 2 3 तो हुए पोता पोती, लेकिन ये नहीं पता कौन पोता है और कौन पोती है अभी तक। लेकिन सवाल में कहा 4 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे रहे और 1 बच्चा ये भी तो होगा अपने बाप का। ठीक है ना, तो बच्चे कितने हुए, 4। कह रहे कि 4 बच्चे 3 पोता पोती है, 1 भाई 2 बहनें हैं, 1 भाई 2 बहनें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर भाई है तो ये 2 बहनें हैं, ये क्या है 2 बहनें, 1 भाई 2 बहनें हैं। 2 पुत्र है, 1 पुत्र तो ये खुद हुआ अपने बाप का, और 1 पुत्र ये हुआ इसका, तो 2 पुत्र हुए, 1 ये और 1 ये। 2 पुत्र है, 2 बेटियां है, बेटियां कितनी है, 2 बेटियां हैं। 1 ससुर है, तो ये ससुर नहीं है इसका, बिल्कुल है, और 1 सास है, तो ये सास कहलाई इसकी। 1 पुत्र वधू है, तो पुत्र वधू ये कहलाई ना, इन दोनों की पुत्र वधू ये होगी। तब परिवार में कुल कितने व्यक्ति है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सास भी, ससुर भी, पुत्र वधू भी, 2 बेटियां भी, 2 बेटे भी, 2 बाप, 2 माँ, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है ना, तो कह रहा कि बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य। और हाँ, एक खास बात और, परिवार खुद के परिवार की बात चल रही है, क्योंकि ये जो औरत है और ये जो औरत है ये दूसरे परिवार से आई, जिससे इन्होंने शादी की, इन्होंने दोनों ने शादी की। तो परिवार बेटा इसका चला हुआ है, इसका परिवार चला हुआ है मेन। इसका बच्चे ने शादी की दूसरे परिवार की लड़की से, इसने खुद दूसरे परिवार की लड़की से शादी की, तो परिवार इसका माना जाएगा। कभी इसको भी बेटी में गिन लो, वो अलग बात है कि आजकल जो है बोलते हैं ना जब रिश्ता करते हैं कि हमें बहू नहीं चाहिए, हमें बेटियां चाहिए, तो बेटी मान के लेके जाना, लेकिन ये केवल कहने की बात है, लेकिन ये पुत्र वधू कहलाई जाएगी, बेटी नहीं बन सकती। बात समझ में आई। ठीक है, चलिएगा। तो कितने लोग हुए भाई परिवार में, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हुए, तो आंसर क्या होगा बेटा, 7 होगा। कि परिवार में कितने सदस्य हैं, 7 लोग हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन इसका आंसर है, तो नोट कर लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो भाई तब तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 भाई समझिए,
क्वेश्चन नंबर 13 समझने का प्रयास करो और एक बार भाई इस क्वेश्चन को मेरे कहने से वीडियो पॉज करके खुद बनाने की एक बार कोशिश जरूर करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है और ये पूछा भी हुआ है, एसएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो एक बार बनाने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, तब तक मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लूँ तो मैं भी सुना दूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी की माता है जो कि सी का भाई है, सी और क्यू सहोदर है, वाई पी की पुत्री है, जेड बी का जीजा या साला है जो कि डी का पुत्र है। ए का केवल एक पुत्र है, परिवार में 2 पति पत्नियां हैं, पी की शादी बी से हुई है, तो बताइए। 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा पति पत्नी कौन है, क्यू का पी से क्या संबंध है और डी का वाई से क्या संबंध है। तो सवाल में ये चीज पूछी हुई है, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करें भाई, करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा काम करके चलना है, ठीक है बेटा। चलिएगा, कह रहा कि ए जो है बी की माता है। ए कौन है, ए जो है बी की माता है, तो ए को माता बना दो किसकी भाई, बी की। ए होगी माता किसकी, बी की। चलो, जो कि हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बोलता है, जो कि किसके लिए बोला, बी के लिए। तो जो कि का मतलब यहाँ बी है और बी सी का भाई है। बी कौन है भाई, सी का भाई है, तो ये हो गया सी और बी जो है सी का भाई हो गया, सेम जनरेशन है, बी सी का भाई है। फिर क्या कहा, सी और क्यू सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है बेटा सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है कि एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक ही माता पिता के 2 बच्चे। तो सी और क्यू सहोदर है, तो इसका मतलब ये हुआ सी और क्यू एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। सी और क्यू सहोदर है, तो सी और क्यू सहोदर है, एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं, यानी कि एक ही बच्चे हैं सी और क्यू। बात समझ में आई। और बी जो है सी और क्यू दोनों का भाई है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ऐसे शब्द जानबूझकर जो है एग्जामिनर डालता है ताकि कुछ बच्चे तो कर ले जिनके समझ में आ गया और कुछ बच्चे जो है उनको फंसाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो सिबलिंग्स लिखेगा और हिंदी में पढ़ोगे तो सहोदर लिखेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें समझना पड़ेगा सहोदर क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है, ठीक है। चलिएगा, अब क्वेश्चन में क्या बोला, वाई पी की पुत्री है। मुझे बताओ कहीं पर वाई या पी दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया ना, तो मैंने इसको पॉइंट बना के छोड़ दिया कि वाई जो है ना पी की पुत्री है, कि पी की पुत्री कौन है, वाई। तो मैंने इनको अलग रख दिया कि वाई जो है पी की पुत्री है। कह रहा कि जेड बी का जीजा या साला है। जेड कौन है, बी का जीजा या साला। अब बात को समझना भाई, जेड जो है बी का जीजा या साला लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जीजा कैसे बनाया जा सकता है। जीजा तो केवल तभी बनेगा जब बी की बहन जेड से शादी करेगी। अगर बी की बहन जेड से शादी करेगी तो जेड बी का जीजा कहलाएगा। अब बहन कौन हो सकती है भाई, सी या क्यू में से कोई सी भी एक जो है जेड से शादी कर ले तो जेड जो है बी का जीजा बनेगा। और साला का मतलब क्या होगा कि अगर बी खुद शादी कर ले और जिससे शादी करेगा उसका जो भाई होगा वो जेड कहलाएगा, तो जेड बी का साला लगेगा। तो बेटा कंट्रोवर्सी आ गई इस पॉइंट में कि जो जेड होगा वो बी का जीजा बनेगा कि साला बनेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि बी ने शादी की है कि इसकी बहनों ने शादी की है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। क्लियर हुई बात। तो इस पॉइंट को 1 सेकंड के लिए छोड़ दोगे, आप स्किप कर दोगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है, जो कि का मतलब बेटा यहाँ कौन है, बी है। बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, डी का। भाई ए का तो पुत्र है ही, तो डी का भी पुत्र है, तो इसका मतलब डी ए का पति होगा। डी ए का कौन होगा, पति होगा। भाई अगर ए का भी पुत्र बी है तो डी का भी है, तो इसका मतलब दोनों पति पत्नी हुए कि नहीं। तो इसका मतलब ए और डी के ये 3 बच्चे हैं, 3 संतान है, जिसमें बी पुत्र है। सी और क्यू का अभी तक पता ही नहीं चला, सी और क्यू का अभी तक पता ही नहीं चला कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि डी का पुत्र है, ठीक है, लिख लिए। ए का केवल एक पुत्र है, तो यहां पे एक लाइन और लिखी हुई है, ए का केवल एक पुत्र है। तो अगर बी केवल एक पुत्र है तो इसका मतलब सी और क्यू दोनों की दोनों फीमेल है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। परिवार में 2 पति पत्नियां हैं, एक तो पति पत्नी तो होगी, परिवार में 2 पति पत्नी हैं, और इसमें कहा गया पी की शादी बी से हुई है। तो पी की शादी किससे हुई है, बी से। तो इसका मतलब शादी जो है बी ने खुद करी, अपनी बहनों की नहीं कराई अब तक। तो पी की शादी बी से हुई है, तो पी ने शादी कर ली किससे, बी से। तो अगर पी ने बी से शादी की तो बेटा हमने एक पॉइंट छोड़ा था जिसमें मैंने कहा था कि जो जेड है वो बी का या तो जीजा बनेगा या साला बनेगा। तो इनकी बहनों की शादी की तो कोई चर्चा की बात उठी नहीं, तो इसका मतलब बी की शादी की बात हुई, तो इसका मतलब जेड जो होगा वो पी का भाई होगा, तभी जेड जो है बी का साला लगेगा। अब जेड जो है बी का साला है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका। बात समझ में आई। आगे बढ़िए।
तो बताइए, क्योंकि क्वेश्चन खत्म भी हो चुका और क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें बी की बहनों की शादी के बारे में कोई चर्चा की बात नहीं हुई, इसलिए हम ये जेड को जो है बी का साला और बी का मतलब जीजा नहीं बना सकते, क्योंकि सी और क्यू में से किसी ने भी शादी नहीं की, ना ऐसी कोई बात जो है क्वेश्चन में आई। ठीक है, तो बी ने शादी की पी से और बी का जो है साला बनने का भी स्कोप था और जीजा बनने का भी स्कोप था। तो जीजा का स्कोप खत्म हो चुका, तो इसका मतलब साला बनेगा, यानी कि बी ने पी से शादी की तो पी का भाई जेड कहलाया। और ये जो पॉइंट छूटा हुआ था, इस पॉइंट में क्या कि जो वाई है, वाई जो है बेटा वो पी की क्या है, पुत्री है। तो पी की पुत्री कौन है बेटा, वाई पी की पुत्री है। बात समझ में आई? तो ये जो पॉइंट था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। तो ट्री बन के बेटा तैयार हो चुकी। ट्री जो है अगर साफ सुथरी बनाओगे तो ट्री खुद बोलती है कि कौन सा किसके साथ क्या रिलेशन होगा, किसका कौन से का किसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो बेटा पहला सवाल जो है, इसमें पहला सवाल में क्या पूछ रखा है कि पति पत्नी कौन है। तो पति पत्नी एक तो एडी है और एक पी बी है। तो आंसर एक तो एडी होगा, ए और डी, और एक होगा पी और बी। पति पत्नी कौन होगी, एक तो ए और डी होगा और एक पी और बी होगा। तो पहले सवाल का उत्तर तो आ चुका। दूसरा सवाल क्या होगा बेटा, क्यू का पी से क्या संबंध है। कह रहा कि क्यू का पी से क्या संबंध है। देखिए क्यू का है ये रहा, कह रहा कि क्यू का पी से क्या संबंध है, कि क्यू का यानी कि क्यू के बारे में पूछ रहा है कि क्यू क्या लगेगी पी की, ये पूछ रहा। तो भाई तुम खुद बताओ, पी के पति की बहन है कि नहीं है। क्यू जो है पी के पति की बहन है और पति की बहन जो लगती है वो ननंद लगती है। क्या लगती है, ननंद। तो दूसरे सवाल का उत्तर आ गया ननंद। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं बात करूं बेटा तीसरा सवाल का उत्तर क्या होगा, तो तीसरा सवाल क्या है, डी का वाई से क्या रिश्ता है, कि डी का वाई से क्या रिश्ता है। तो डी का वाई से रिश्ता पूछ रहा है, डी का वाई से क्या रिश्ता है, डी क्या लगेगा वाई का। भाई मुझे ये बताओ, वाई के जो पिताश्री है वो बी है क्या, नहीं, क्योंकि वाई की मम्मी है पी और पी का पति है बी, तो वाई का पिता कौन होगा, बी। और बी का क्या कहलाया बेटा, ये बी का क्या कहलाइए, माँ, और माँ का पति यानी कि डी। तो इसका मतलब वाई का डी से क्या रिश्ता है, क्या पूछ रखा, डी का वाई से, कि डी क्या लगेगा वाई का, तो दादा लगेगा, यानी कि पिता का पिता बनेगा। पिता का पिता क्या कहलाता है, दादा। तो आंसर क्या होगा बेटा, दादा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर सवाल में पूछता कि ए का वाई से क्या रिश्ता है, तो ए क्या लगती है भाई, पिता की माँ यानी कि दादी। बात समझ में आई। तो तीन सवाल हमसे पूछे गए हैं और तीनों का आंसर हमारे सामने है। पहले का उत्तर हो गया ए एंड डी, और ए एंड डी और पी एंड बी, ननंद और दादा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस सवाल में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए पी का सी से क्या रिश्ता है, मैं आपसे पूछ लूं इसी सवाल में कि पी का सी से क्या रिश्ता है, कि पी क्या लगेगी सी की, तो भाई मुझे बताओ, ये भाई की पत्नी है और भाई की पत्नी तो भाभी लगती है, तो पी जो है सी की भाभी लगेगी। क्यों, पी का क्यू से क्या रिश्ता है, तो भाभी। अगर मैं पूछ लूं कि बताइए पी का डी से क्या रिश्ता है, तो पुत्रवधू लगेगी। पी जो है डी की क्या लगेगी, पुत्रवधू लगेगी। अगर मैं पूछ लूं कि पी का ए से क्या रिश्ता है, तो पी क्या लगेगी, ए की पुत्रवधू लगेगी। अगर डी का पी से रिश्ता पूछ लूं तो डी क्या लगेगा पी का, तो डी जो है ससुर लगेगा पी का। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है ताकि पेपर में जो है हमारा एक भी सवाल गलत ना हो। तो अगला क्वेश्चन करें भाई, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 14 एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ठीक है। और एक बार बेटा इस क्वेश्चन को भी तुम जो है वीडियो को पॉज कर एक बार खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई, समझने का प्रयास करेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर दिया था फोन। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई, ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि एक परिवार में 8 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू है। एक परिवार में कितने सदस्य है, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू है। तो ये कितने सदस्य हो गए, 4 और 4 8 है ना, तो टोटल 8 सदस्य है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा तुम। पहला पॉइंट है डब्ल्यू टी का इकलौता भाई है। डब्ल्यू कौन है, टी का इकलौता भाई। तो डब्ल्यू तो टी का इकलौता भाई है, टी का इकलौता भाई है। डब्ल्यू क्या कौन हो गया, भाई। किसका, टी का इकलौता भाई, यानी कि टी का और कोई भाई नहीं है ना कोई बहन है, इकलौता है भाई ये। इस बात का मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू टी का इकलौता भाई है, इसका मतलब डब्ल्यू के अलावा कोई भी भाई या बहन नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा कि यू जो है एस का पुत्र है। अब यू और एस तो यहाँ पे नहीं है,
u s का पुत्र है, u किसका पुत्र है? s का। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया कि जो u है वो s का पुत्र है, u जो है s का पुत्र है। s का पुत्र कौन हो गया? u। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट है s p का पुत्र है। अब s b किसका पुत्र है बेटा? s b p का पुत्र है, ये p हो गया, p का पुत्र हो गया s, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे, s p का पुत्र है। अब क्या बोल दिया? r t का देवर या जीजा है। अगला पॉइंट है बेटा r जो है t का या तो देवर है या फिर जीजा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर t का कोई बहन या भाई नहीं है w के अलावा, तो इसका मतलब ये हुआ कि r को ना जीजा बनने का स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर t की कोई बहन होगी, अगर t की कोई बहन है तो बहन ने r से शादी की होगी, वो सॉरी t की अगर कोई बहन है तो बहन ने किसी से शादी की होगी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है r t का या तो देवर बनेगा या जीजा बनेगा। तो इसका मतलब t की जो बहन होगी, बहन का जो पति होगा तो वो जीजा बनेगा। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा हुआ था कि W इकलौता भाई है, ठीक है, इसका मतलब ना तो कोई बहन है ना कोई भाई है और W अकेला है, तो इसका मतलब जीजा बनने का तो स्कोप खत्म हो गया। इसका मतलब देवर बनने का स्कोप चालू है, और देवर बनने का अगर स्कोप चालू है तो इसका मतलब टी खुद फीमेल है, टी खुद फीमेल है, क्योंकि आदमी का तो कोई देवर नहीं होता, देवर तो हमेशा किसका होता है? महिलाओं का होता है। तो इसका मतलब टी क्या है? फीमेल है। अगर टी फीमेल है तो टी ने किसी से शादी की और वो किसी कोई है, वो ये है, और इसी का भाई कौन होगा? आर होगा, तभी जो है आर जो है टी का देवर कहलाएगा। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो चुका, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या बोला गया है? अगला पॉइंट बोला गया है बेटा कि Q R की माँ है। अब Q किसकी माँ है भाई? R की माँ है Q। लो भाई, Q R की माँ है तो इसका मतलब इसकी भी माँ है और इसकी भी माँ है, Q R की माँ है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। V Q का पति नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है V Q का पति नहीं है, इसका मतलब Q ने शादी की किससे? पता नहीं किससे की, ठीक है। कि कह रहा है कि V Q का पति नहीं है, कि V जो है Q का पति नहीं है, तो इसका मतलब V तो कभी भी Q का पति बन ही नहीं सकता। मैंने इसमें क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट में कि V Q का पति नहीं है। चलेगा, अगला पॉइंट देखते हैं। R S का पुत्र नहीं है। अब मुझे बताओ, जो R है वो Q का भी तो पुत्र है, R Q का पुत्र है, लेकिन S का पुत्र नहीं है। इसका मतलब जो है S जो है ना, S जो है R का बाप नहीं है, और R जो है S का पुत्र नहीं है। और अगर R जो है S का पुत्र नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा S जो है Q का पति भी नहीं है, S जो है Q का पति भी नहीं है। तो मैं S को भी यहाँ से काट दिया कि S जो है Q का पति नहीं होगा। इस बात का मतलब ये हुआ। बात समझ में आई? तो आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा W की एक भांजी या भतीजी है। W की एक भांजी या भतीजी है, तो भतीजी बनने का तो स्कोप है नहीं भाई, क्योंकि W का कोई और भाई नहीं है, और भाई की लड़की होती तो भतीजी बनती। तो W की तो केवल बहन है, और बहन की लड़की क्या कहलाएगी? भांजी कहलाएगी। कि W की एक भतीजी या भांजी है, तो इसका मतलब भांजी है W की, केवल भतीजी नहीं है। इसका मतलब बात समझ में आई? भांजी है इसका मतलब। अब क्वेश्चन में कहा गया कि तो बताइए Q का पति कौन है? Q का पति कौन है? तो आपसे पूछना भी यही चाहता है कि Q का पति कौन है, और ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। ऑप्शन है U P S W। ए ऑप्शन में U है, B ऑप्शन में P है, C ऑप्शन में S है, और D ऑप्शन में W है। ये ऑप्शन है। केवल और केवल आपसे ये जानना चाहता है इस क्वेश्चन में कि बताइए Q का पति कौन है, Q का पति कौन है। तो समझते हैं भाई, करते हैं इस सवाल को। अब किस तरीके से अंजाम देंगे इसको, अब देखिएगा भाई। मुझे बताओ, Q का पति तो बताना है, तो मुझे बताओ क्या Q का पति W बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि W तो T का भाई है, तो W तो बन नहीं सकता। हटा दिया मैंने भाई, यहां से भी ऑप्शन से भी हटा दो लोग, W नहीं बनेगा। क्या Q का पति T बन सकता है? T हटा दो, ऑप्शन में T नहीं है, हटा दिया। क्या Q का पति R हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि R तो बेटा है, ये भी हटा दिया। क्या Q का पति खुद Q हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं, खुद Q कभी भी नहीं हो सकता, हटा दिया। ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा? S के बारे में तो पहले ही बोलने था कि भाई जो S है, R जो है S का पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब S जो है Q का पति भी नहीं होगा। तो S के बारे में तो हमें पहले ही पता चल चुका था, तो हमने हटा ही दिया था पहले से, ये हट रहा, ठीक है ना। और V भी हट रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि V जो है Q का पति नहीं है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ लो चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो अब हम जो है ना दो ऑप्शन में फंस चुके। हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद ऐसे हैं, एक तो ऑप्शन है U और एक ऑप्शन है P। यानी कि यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है, एक तो U होगा और एक होगा P। अच्छा ये बताओ मुझे, फैमिली में कितने सदस्य हैं? फैमिली में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 8 है। टोटल सदस्य कितने हैं? देखो लिखा हुआ है 8 सदस्य है।
यहाँ पे कितने सदस्य हो चुके? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 सदस्य है। केवल और केवल एक सदस्य की कमी है 8 को पूरा करने में। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं यू को बना दूं पति, किसको बना दूं? यू को बना दूं मैं पति, तो इसका मतलब यू यहाँ पे होगा और तुम्हें दिख रहा है इस पॉइंट में यू से ऊपर दो आदमी हो रहे हैं, 1 और 2 और फिर यहाँ पे यू होगा। तो इसका मतलब टोटल काउंट करियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यू को क्यू का पति बनाते हैं तो इसका मतलब मेंबर की जो संख्या है वो 1 बढ़ जाती है, इसका मतलब 9 हो जाती है। जब तक फैमिली में सदस्य टोटल 8 ही है, अगर मैं यू को पी का पति बना दूं तो इसका मतलब सदस्यों की संख्या 9 हो जाएगी, जो कि इस बात का गवाह है, इस बात की गारंटी देता है कि यू जो है क्यू का पति नहीं बन सकता, क्योंकि सदस्यों की संख्या बेटा फिर 9 हो जाती है और सदस्य टोटल परिवार में 8 ही है। तो इसका मतलब यू तो नहीं होगा, बचा कौन? पी। तो आंसर बेटा पी है। अब देख लो, चेक कर लेते हैं। पी के नीचे एस है और एस का बेटा यू है, ठीक है, और यहाँ पे कौन बचा? वी बचा, वी यहाँ पे आ गया। तो अब देख लो टोटल सारे के सारे 8 सदस्य हो चुके हैं क्या भाई? डब्ल्यू टी एस आर यू वी पी क्यू सारे के सारे आ चुके हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट ये जो डायग्राम बनेगा, ट्री जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। अब इस सवाल में कुछ और पूछ लेता है आपसे, सवाल में पूछ लेता है कुछ और, पूछ लेता है यू का डब्ल्यू से रिश्ता बताओ क्या होगा। तो यू क्या लगेगा भाई डब्ल्यू का? तो तुम कहोगे सर भांजा लगेगा डब्ल्यू का, तो क्योंकि डब्ल्यू की बहन का बेटा है तो भांजा लगेगा। अगर मैं सवाल में पूछ लूं तुमसे कि बताओ क्यू का टी से क्या रिश्ता है, तो क्यू क्या लगेगा टी का? क्यू क्या लगेगी? टी की। तो टी का पति कौन है? एस, और एस की मां कौन कहलाएगी? क्यू। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो क्यू बनेगी वो टी की सास बनेगी। और टी का क्यू से क्या रिश्ता होगा? टी जो है क्यू की क्या लगेगी? पुत्रवधू लगेगी। समझ रहे बात को? लेकिन कभी भी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, कभी भी। कौन सा सवाल? कि पी का डब्ल्यू से क्या रिश्ता है, कि पी का डब्ल्यू से क्या रिश्ता है, कि पी डब्ल्यू का क्या लगेगा, ये कभी सवाल नहीं पूछेगा। क्योंकि हमारी जो आम देसी भाषा है इसमें हम एक रिश्ता बना के चलते हैं कि जो हमारी बहन होती है और बहन का जो ससुर है हम उसको मौसा जी बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो जो मौसा जी होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मौसा तक सीमित है, मौसा तक सीमित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा, जो अगर सवाल में पूछता है कि पी का डब्ल्यू से क्या रिश्ता है, तो इसका मतलब डब्ल्यू की बहन का ससुर है, और इतना बड़ा ऑप्शन कभी तुम्हें मिलेगा नहीं। बात समझ में आ रही? तो केवल तुमसे केवल इतना पूछ सकता है कि v का p से क्या रिश्ता है, तो v क्या लगेगी? p की तो तुम कहोगे सर पोती लगेगी, तो v का p से क्या रिश्ता है, तो v पोती लगेगी। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा अच्छे से, तो हर एक चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 तुम पढ़ो फटाफट जल्दी से, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, समझते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सीजीएल के एग्जाम में कभी पूछा हुआ था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2004 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिएगा। कह रहा कि यदि बी की माता ए हो, किसकी? बी की। तो बी की माता कौन है भाई? बी की माता कौन है बेटा? ए। बी की माता ए हो और ए का बेटा सी है। अब ए का बेटा कौन है? सी। तो ए का बेटा कौन है भाई? सी हो। ई का भाई डी है। ई का भाई कौन है? डी। अब ये बताओ मुझे, ई का भाई डी है, तो ई और डी यहाँ पे आपको कहीं दिखाई दिया क्या? आप कहोगे नहीं, तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए स्किप कर जाओ, ठीक है ना। ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है। अब बी की बेटी कौन है? ई। अब बी की बेटी कौन है? ई। और ई का भाई कौन था? अभी जो पॉइंट छोड़ दिया उसको फिर पकड़ लो कि ई का भाई डी है। ई का भाई डी है। डी को बेटा इधर मत बना देना, क्योंकि जो डी हो जाएगा फिर वो सी का बेटा हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो डी को तुम्हें इधर बनाना है कि ई का भाई कौन है? डी है। तो डी को इधर रखोगे, ई का भाई डी है। कह रहा कि बी की बेटी ई है, तो बी की बेटी ई है। तो डी की दादी कौन है? तो डी की दादी कौन है? तो सवाल में पूछा गया बेटा कि डी की दादी बताओ, कि डी की दादी कौन है, तो मुझे बताओ डी की दादी कौन बनेगी। अब ध्यान से समझना भाई, अगर मैं इसको बी को, क्योंकि बी का ही तो लड़का हुआ ना, बी की लड़की ई है और बी का लड़का डी है। अगर ये लड़का है, अगर बी लड़का है, तो इसका मतलब डी के पिता की माँ तो ए दादी बनेगी। लेकिन अगर बी जो है लड़की है, तो लड़की का बेटा है, तो बेटा की माँ नानी लगेगी।
तो इसका मतलब बी के बारे में अभी तक हमें कोई जेंडर क्लियर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे सवाल में पूछा गया कि डी की दादी कौन है, तो दादी तो बेटा ए बनेगी, क्योंकि नानी का और दादी का जो रिलेशन होता है सेम होता है। भले ही हमें यहाँ पे बी का जेंडर नहीं क्लियर किया गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि दादी कौन है, तो दादी तो बेटा ए बनेगी, क्योंकि बी अगर लड़का है तो ये दादी बनेगी, अगर लड़की है तो नानी बनेगी। ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि नानी और दादी दोनों को एक साथ दे रखा हो, तो इसका मतलब बेटा आंसर क्या होगा, दादी यही बनेगी। तो बी की दादी कौन है, ए, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो पहले टाइप की लास्ट क्लास होगी, यानी कि पहली जो 3 वीडियो होगी हमारी वो पहले टाइप को खत्म करेगी, और फिर उससे अगली जो वीडियो होगी मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में एक ही वीडियो में सेकेंड टाइप हमारा खत्म हो जाए। तो यानी कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है क्वेश्चन की तो 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगर क्वेश्चन मान के चलो 20 की है तो उसका मतलब वहां पे एक क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिलेगा तुम्हें ब्लड रिलेशन का। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सरकारी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया है। ठीक है ना, तो इसको बढ़िया से करना है सवाल को, क्योंकि एक ही चैप्टर ऐसा नहीं होता कि 5-6 सवाल उसी में से आ जाएंगे। ठीक है ना, हर एक चैप्टर में से एक का भी 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो इसलिए हर एक चैप्टर को बड़े इत्मीनान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके छोड़ देना है। पेपर से पहले पहले बिल्कुल फ्री हो जाओ, अपना सिलेबस खत्म करके जो है केवल फिर लास्ट में तो प्रैक्टिस करनी, मॉक टेस्ट लगाने बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो इतना अगर तुमने काम कर दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, इस बार तुम्हें वर्दी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।